गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक रहेगा संसाधन रिसोर्सेज का। हम टॉपिक पढ़ रहे थे। आज हमारा टॉपिक रहेगा संसाधन निर्माणकारी अव्यय घटक, रिसोर्सेज क्रिएटिंग कंपोनेंट्स। तो देखिए, इसमें डायग्राम भी दिया गया है। जिमरमैन जी ने डायग्राम इसके तरफ बनाया है। तो इसमें हम देखते हैं, देखिए, संसाधन निर्माणकारी अव्यय घटक। कोई भी प्राकृतिक पदार्थ स्वयं संसाधन नहीं बन जाता। संसाधन प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति की इंटरेक्शन या अंतक्रिया से बनते हैं। देखिए कैसे बनते हैं। जैसे नेचर है हमारी, पहले कि मानव के हस्तक्षेप के बिना वस्तुओं को प्रकृति में शामिल किया जाता है, या प्राकृतिक वस्तुएं क्या है, नेचर में आती हैं। जैसे वायु, जल, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज एवं नदियाँ इत्यादि। ये प्राकृतिक तत्व एक ही समय पर संसाधन और संसाधन निर्माणकारी कारक दोनों भूमिकाएं निभा रहे होते हैं। लेकिन एक संसाधन के रूप में इन मूल प्राकृतिक तत्वों की उपयोगिता अत्यंत सीमित होती है। जैसे मनुष्य कुछ भी ना करे तो भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, सूर्य की धूप, जल, जंगली फल और जंतु आदि संसाधन उसे प्राप्त होते रहेंगे। यानी ये चीज़ें जो है इस प्रकार की भौतिक चीज़ें हैं, जो मनुष्य को भौतिक वस्तुएं हैं या फिजिकल एलिमेंट्स हैं, ये मनुष्य को क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना प्रयास के ही मिलती रहती हैं नेचर के अंदर। लेकिन प्रकृति का मानव के लिए संसाधन निर्माणकारी है, इनसे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस भूमिका में प्रकृति एक भौतिक आधार प्रस्तुत करती है जिस पर मनुष्य अपनी दक्षता का प्रदर्शन करता है। मानव के ज्ञान और टेक्नोलॉजी विकास के साथ साथ प्रकृति की कार्य क्षमता का भी विकास होता जाता है। इस तथ्य को समझाने के लिए एक उदाहरण को माध्यम बनाया गया है। यानी कहने का मतलब कि मनुष्य जो है, जो प्राकृतिक जो संसाधन है, यानी नेचर ने हमारे लिए क्या किया है, एक तरह से बेस प्रदान किया, हमारे को भौतिक आधार प्रस्तुत किया है, और मनुष्य अपनी उसके ऊपर क्या है, बुद्धिमत्ता से प्रदर्शन करता है। मानव के ज्ञान और टेक्नोलॉजी विकास के साथ साथ प्रकृति की कार्य क्षमता का भी विकास होता जाता है। कहने का मतलब है कि नेचर के अंदर क्या है, मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर कार्य क्षमता का क्या विकास करता है, प्रकृति कार्य क्षमता का विकास करता है। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से इस तथ्य को समझेंगे। मान लो भारत में सन 1960 में कोकर कोयले के भंडार 210 करोड़ टन थे। उस समय 1 टन लोहे को गलाने के लिए 2 टन कोकर कोयले की जरूरत पड़ती थी, और उसके बायो प्रोडक्ट यानी उप उत्पाद भी बहुत कम होते थे। अब कोयले के उपयोग की टेक्नोलॉजी के उन्नत हो जाने से 2 टन लोहे को गलाने के लिए केवल 1 टन कोकर कोयले की ज़रूरत पड़ती है। यानी मनुष्य ने टेक्नोलॉजी को ऐसा बढ़ा लिया कि कोयला क्या है, उसकी 1 टन कोकर कोयले की ज़रूरत पड़ती है। पहले जैसे हम देखते हैं इसके अंदर 1960 के अंदर जो टेक्नोलॉजी थी उसमें क्या होता था, उसमें जो है 1 टन लोहे को गलाने के लिए 2 टन कोकर कोयले की ज़रूरत पड़ती थी, 1 टन को। यानी लोहा 1 टन गलाना पड़ता था, 1 टन गलता था, और उसमें कोयला जो है, कोकर कोयला 2 टन यूज होता था। और उसके जो बायो प्रोडक्ट है भट्ठी के अंदर, वो भी क्या है, कम बचते थे। लेकिन 1960 के जो दशक था, इसकी बजाय 2000 में, यानी 40 साल बाद जो टेक्नोलॉजी, आज से भी बल्कि 20 साल पहले का एग्जाम्पल है ये, कि टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हुई इस मैटर के ऊपर कि 1 टन कोकर कोयले से 2 टन लोहा क्या है, गलने लगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि मनुष्य ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया, और इससे क्या है कि कोयले के भंडारों की जो कार्य क्षमता है उसमें क्या है, अपार वृद्धि हुई। क्योंकि अब क्या था, पहले की तुलना में 1 टन कोकर कोयले की क्या है, 2 टन को जरूरत पड़ने लगी लोहे को गलाने के लिए। 2 टन लोहे को गलाने के लिए 1 टन कोकर कोयले की जरूरत पड़ने लगी। इसके अलावा
प्लांट से प्राप्त होने वाले उप उत्पादों की संख्या भी बढ़ गई। बायो प्रोडक्ट थे जो पहले नहीं बचते थे, वो भी क्या है, एक तरह से उनकी संख्या बढ़ गई। इस प्रकार कोयले की इस कार्य क्षमता में 4 गुना वृद्धि हुई। मान लो पिछले 40 वर्षों में 50 करोड़ टन कोकर कोयले का उपयोग किया गया, यानी 1960 से और 2000 तक मान लीजिए 40 वर्षों की समय अवधि में 50 करोड़ टन कोकर कोयले का उपयोग किया गया और 160 करोड़ टन भंडार क्या है, अब भी सुरक्षित हैं, क्योंकि टोटल 210 करोड़ माने गए हैं 1960 के अंदर। जैसे एग्जाम्पल दिया गया इस उदाहरण पर समझाने के लिए जो बात कर रहे हैं, तो यानी उसकी तुलना में क्या है, अब भी 160 करोड़ टन सुरक्षित हैं। जो पहले 210 थे 1960 में, अब 50 करोड़ टन माना गया कि मान लीजिए हम उसको यूज कर लिया, मनुष्य ने भंडारों का यूज कर लिया, तो 160 बच गए। कार्यात्मक क्षमता की दृष्टि से यह 160 करोड़ टन अब 160 गुणा में 4 कितना हो गया, 640 करोड़ टन के काल्पनिक पुंज या भंडार के बराबर हो गया। यानी कार्य क्षमता बढ़ गई, क्योंकि सीधी सी बात है, पहले 2 टन कोकर कोयला यूज होता था 1 टन लोहे को गलाने के लिए, और उसके बाद में ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि 1 टन कोकर कोयले से 2 टन लोहा गलने लगा। इसका मतलब है कि कोयले की कार्य क्षमता में कई गुना वृद्धि हुई, 4 गुना वृद्धि हुई इसकी क्षमता में। तभी क्या है, 660 करोड़ टन के काल्पनिक पुंज यानी भंडार के बराबर हो गया, जो भंडार था कोयले का। इस प्रकार कोयले के भंडार में भौतिक रूप से जो कमी हुई, उसे कहीं ज़्यादा भरपाई कोयले की कार्यात्मक क्षमता में वृद्धि से हो जाती है। वैसे अगर पुरानी टेक्नोलॉजी पे चलते तो शायद कोयला ये क्या है, समाप्ति हो जाता एक तरह से, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम कोयला यूज हुआ और उसे क्या है, ज़्यादा लोहे को गलाया गया। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि उसके जो मूल भंडार था उसका, जो 210 करोड़ टन जो आका गया है, उसके मूल भंडार में जो कमी हुई है 50 करोड़ टन की, उसे कहीं ज़्यादा मनुष्य ने बुद्धिमत्ता से कोयले की कार्य क्षमता बढ़ा के इनके भंडारों में एक तरह से असीमित वृद्धि कर दी कार्यात्मक क्षमता के हिसाब से। अब आगे देखिए, इस प्रकार एक और उपयोग से संसाधन के आयतन और भार में कमी होती है, तो दूसरी ओर तकनीकी दक्षता के विकास में से उसकी प्रति इकाई और कुल कार्यात्मक क्षमता में वृद्धि होती है। कहने का मतलब है कि जो भंडार यूज हो रहा है उसमें कमी तो आएगी, जो टोटल भंडार है उसमें से हम निकालेंगे, टोटल में कमी तो आएगी, लेकिन जो बचा हुआ है, अगर मनुष्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से, जैसे हम देखते हैं कि कोयले की कार्यात्मक क्षमता में जो वृद्धि की है, उससे उसके भंडार जो पहले मान लीजिए 50 साल चलने थे, तो वो क्या है, कई गुना चलेंगे उससे। यानी एक तरह से उसकी कार्यात्मक क्षमता में क्या है, वृद्धि हुई है। यह सिद्धांत फेंटन पुंज अथवा छायापुंज सिद्धांत कहलाता है, जिसे जिमरमैन ने प्रस्तुत किया था। इसके अंदर देखिए एक फीचर्स दी गई हैं, डायग्राम के माध्यम से इसको क्या समझाया गया है। अब देखिए, हम देखते हैं इसके अंदर मूल पुंज है 210 करोड़ टन, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है इसके अंदर। जिमरमैन का छायापुंज सिद्धांत है ये। उसके बाद जैसे ही मनुष्य ने अपने टेक्नोलॉजी विकसित की, अब हम देखते हैं इसमें से देखिए 50 करोड़ टन मूल जो पुंज है उसमें से यूज कर लिया गया, यानी 160 करोड़ टन बचा। लेकिन मनुष्य ने इसका क्या किया, जो 160 करोड़ जो टन बचा है, यानी कोयले की कार्यात्मक क्षमता में 4 गुना का इजाफा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये कोयला अब भौतिक रूप से तो 160 ही है, क्योंकि 50 यूज हो चुका है, परंतु उसकी कार्य क्षमता इतनी बढ़ गई है, 640 करोड़ टन हो गया है। यानी जो पहले वाले के हिसाब से तो ये क्या है, समाप्त हो जाता, लेकिन कार्यात्मक क्षमता में वृद्धि इतनी कर दी गई कि 4 गुना कर दी गई, जिसे क्या है, भंडार तो भौतिक रूप से उतना ही है, परंतु अब क्या है, थोड़े कोयले से, या एक जैसे एग्जांपल इसमें दिया गया कि 1 टन कोयले से 2 टन लोहा गलता है। तो इसका मतलब क्या है, अब कोयले की कार्यात्मक क्षमता में 4 गुना वृद्धि हुई है। ये जिमरमैन का छायापुंज सिद्धांत है, जो बिल्कुल क्लियर किया गया है इसमें।
तो हम पढ़ रहे हैं संसाधन निर्माणकारी अव्यय या घटक। तो इसके अंदर आगे देखिए, पहला हमने नेचर पढ़ा, प्रकृति पढ़ी, अब देखिए इसमें मनुष्य इसके अंदर दूसरा महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है। फिर तीसरी इसके अंदर कल्चर है। अब वैसे तो मनुष्य भी प्रकृति का क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग है, परंतु हम भूगोल में अध्ययन की सुविधा की दृष्टि के लिए कई बार, जैसे हमने भूगोल को भी हमने क्या है, दो शाखाओं में बांट रखा है मोटे तौर पर, प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो अब इसका मनुष्य क्या है, एक अलग से अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से क्या है अध्ययन करते हैं। तो अब हमारा जो सेकंड जो पार्ट है इसमें संसाधन निर्माणकारी अव्यय में मनुष्य, देखिए मनुष्य का क्या इसमें रहता है। विकास की संपूर्ण प्रक्रिया में मनुष्य की भूमिका सर्वोपरि और सदा निर्णायक रही है। ऊर्जा और दक्षता का अक्षय भंडार होने के कारण वह स्वयं एक सक्रिय संसाधन है, साथ ही अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए नए नए संसाधनों के निर्माण करने वाला कारक भी है। कहने का मतलब है कि मनुष्य अपनी तकनीकी ज्ञान के बल पर दुनिया में मनुष्य ने बहुत कुछ किया है। जैसे हम पढ़ रहे थे पीछे हमारी जो दूसरी वीडियो में कि जो प्रतिरोध हैं या अवरोधक तत्व हैं जो, या तटस्थ और उदासीन तत्व हैं जो, उनको भी क्या है मनुष्य ने एक तरह से, जो तटस्थ पदार्थ थे उनको भी क्या है संसाधनों का दर्जा मनुष्य ने दिया है, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर उनको संसाधन बनाया है। तो मनुष्य एक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। मनुष्य को जब और जैसी टेक्नोलॉजी विरासत में मिली, वह उसी के सारे छोटी मोटी सफलताएं प्राप्त कर सांस्कृतिक भूदर्श का विस्तार करता रहा। यानी कहने का मतलब कि पहली पीढ़ियों से हम कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारी जो संस्कृति जो डेवलप हुई है उसमें मनुष्य ने जो कमियां जो रह जाती थी पहले के जो कामों में, क्या है मनुष्य ने उनको मॉडिफाई करके सुधारा है, हर चीज़ को सुधारा है। तो मनुष्य अगर ऐसे, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है इसके अंदर, नेचर के अंदर पढ़ा कि मनुष्य ने अपनी टेक्नोलॉजी के बल पर कोयले की कार्यात्मक क्षमता को 4 गुना तक बढ़ा दिया। हो सकता है आगे और भी बढ़ा दे, 10 गुना बढ़ा दे, 20 गुना बढ़ा दे। यानी ये हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर करता है। मनुष्य की दक्षता, उसकी जो बुद्धिमत्ता है, उसका जो कौशल है, उसके ऊपर क्या है डिपेंड करता है। आदिम समाजों में मनुष्य तकनीक के अभाव में जीविकोपार्जन के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। उसकी कार्य तथा उत्पादन क्षमताएं अत्यंत निम्न स्तरीय थी। जैसे जनजातियों में हम आज भी देखते हैं। जीव स्तर पर जीने वाला, एनिमल लेवल एक तरह से बोल सकते हैं इसको, पर जीने वाला आदिम मनुष्य या आदि मानव सदा प्राकृतिक प्रतिरोधों का सामना करता रहता था। अज्ञानता के कारण उसके चारों ओर फैली प्रकृति के अनमोल संपदाएं उसके लिए उदासीन तत्व या तटस्थ पदार्थ क्या है बने हुए थे। ऐसे स्तर पर मनुष्य संसाधनों का सर्जक नहीं हो सकता। यानी पुराने समय की अगर हम बात करें, मनुष्य जब प्रारंभिक अवस्था में था पृथ्वी के ऊपर, उसके लिए जो बहुत सारी चीज़ें क्या एक तरह से संसाधन नहीं थे। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि वो क्या थे, उदासीन तत्व या तटस्थ पदार्थ थे। सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित व बौद्धिक ज्ञान से परिपूर्ण दक्ष मानव अपनी असीम इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रकृति के सहयोग से न केवल संसाधनों का निर्माण करता है, अपितु उनका उपयोग भी करता है। मशीनों व औजारों के सहारे वह न केवल स्वयं को प्राकृतिक प्रतिरोधों और कठिनाइयों से बाहर निकालता है, बल्कि असंख्य उदासीन तत्वों को संसाधनों में भी बदल देता है। इसी प्रकार मनुष्य संसाधनों के निर्माण में ट्रिपल भूमिका निभाता है। यानी एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। आज बढ़ती हुई जनसंख्या, विज्ञान की अभूतपूर्व प्रगति से उपजी खुशहाली, रहन सहन का उच्च स्तर और कल्पनातीत रूप से बढ़ गई अवसरों की प्रचुरता के कारण मनुष्य प्रकृति से तालमेल रखते हुए विकास की नई दिशाएं खोज रहा है और सदा खोजता रहेगा। यानी मनुष्य ने काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा विकास किया है। जैसे हम देखते हैं कि भाई हर फील्ड के अंदर विकास हुआ है और कुछ कमियां भी रह गई हैं, उनको भी धीरे धीरे मनुष्य क्या दूर कर रहा है। नए नए विकास के लिए नए नए साधनों को जुटा रहा है और बहुत सारी इस प्रकार से जब मनुष्य प्रकृति के साथ अंतरक्रिया कर रहा है तो बहुत सारी समस्याएं भी, जैसे प्रदूषण संबंधी बहुत सारी समस्याएं हैं, यानी और भी बहुत सारी क्या समस्याएं एक तरह से क्रिएट हो रही हैं। और मनुष्य क्या है उनको भी दूर करने का प्रयास करता है कि संतुलन एक पृथ्वी पर बना रहे, पारिस्थितिकी संतुलन पृथ्वी पर बना रहे। तो इसी आधार पर क्या है, जिमरमैन ने कहा है संसाधन होते नहीं मानव के सहयोग से बन जाते हैं। यानी मनुष्य बहुत सारी चीज़ों को मनुष्य ने अपने लायक बना दिया है, अपने उपयोग के लायक बना दिया, तो क्या उनको संसाधनों का दर्जा दे दिया है। तो जिमरमैन का ये कथन सही है कि संसाधन होते नहीं, वे मानव के सहयोग से बन जाते हैं।
यानी सत्य कहा गया है कि संसाधन काफ़ी हद तक मनुष्य की अपनी रचनाएं हैं। उसके बाद में कल्चर, संस्कृति। प्रकृति मनुष्य हमने इसमें संसाधन निर्माणकारी अवयव में देखा है। उसके बाद में क्या है हमारी कल्चर। देखिए कोई भी प्राकृतिक पदार्थ स्वयं संसाधन नहीं बन जाता, वह संसाधन तब बनता है जब किसी टेक्नोलॉजी के बल पर उसके रूप और गुण को रूपांतरित करके उसे उपयोगी बनाया जाता है। यानी जो चीज़ कोई काम की बन जाती है, उसमें क्वालिटी आ जाती है, काम की बन जाए, हमारे लायक बन जाए, हम उसका यूज कर रहे हैं, तो वो क्या संसाधन बन जाता है। लेकिन वो वैसे नहीं बनता, वो टेक्नोलॉजी के बल पर बनाना पड़ता है। प्रौद्योगिकी का स्तर किसी समाज की वैज्ञानिक क्षमता तथा तकनीकी कुशलता द्वारा निर्धारित होता है। कुशलताओं, क्षमताओं, ज्ञान, विज्ञान, संस्कार, परंपराओं और दर्शन का समुच्चय संस्कृति का निर्माण करता है। यानी संस्कृति के अंदर बहुत सारी मनुष्य की जो कुशलताएँ हैं, क्षमताएँ हैं, ज्ञान विज्ञान है, संस्कार है, परंपराएँ, जो उसका फिलोसफी है, उन सभी का जो एक तरह से समुच्चय है, वो हमारी किसी भी प्रदेश की संस्कृति का निर्माण करता है। इस दृष्टि से टेक्नोलॉजी का स्तर किसी देश या समाज के सांस्कृतिक विकास के अनुरूप होता है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे देशों में, दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज ने इतनी तरक्की कर ली कि विकसित श्रेणी में आ गई। बहुत सारे क्या है विकासशील हैं, पिछड़े हुए देश हैं दुनिया में। हम देखते हैं कि हमारे जैसे इंडिया में भी अगर हम देखें, बहुत सारी जो जनजातियाँ हैं बहुत ही पिछड़ी अवस्था में हैं, आदिम प्रकार का जीवन हम लोगों का, और भारत सरकार भी प्रयास करिए कि उनको समाज की मुख्य धारा में लेके आए हम। तो वो सारी की सारी क्या है हमारी कल्चर का हिस्सा होती हैं। जिमरमैन के अनुसार संस्कृति प्रकृति की सहमति से उत्पन्न उन उपकरणों, यंत्रों, विधियों और ज्ञान विज्ञान का समुच्चय होती है जिनके माध्यम से हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। यानी कल्चर के अंदर किसी देश का या किसी क्षेत्र का रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराएं, ढंग, इस प्रकार के जो प्रशासन, इसी प्रकार के जो तथ्य हैं, लोक रीतियाँ सभी आते हैं। संस्कृति न केवल पदार्थों के दोहन और उपभोग की सीमा निर्धारित करती है, बल्कि अनेक प्राकृतिक प्रतिरोधों जैसे अकाल, बाढ़, भूकंप, बीमारियाँ, विषाक्त जीवाणु तथा कीट आदि पर विजय पाने के तरीके भी सिखाती है। यानी संस्कृति क्या है, हमें चीज़ों का दोहन करने के लिए मौका दे रही है, साथ साथ अनेक जो अवरोधक हैं या उदासीन तत्व हैं उनको भी क्या है संसाधनों का दर्जा क्या है दिला रही है। तकनीकी के बल पर ही हम क्या है उनको संसाधनों में बदलते हैं। स्पष्ट है कि प्रकृति मनुष्य और संस्कृति की अंतक्रिया वस्तु में दो गुण पैदा करती हैं जो उसे संसाधन बनाने के लिए लाजमी होते हैं। तो इनमें जो पहला गुण है उपयोगिता और कार्य करने की क्षमता, दूसरा जो है, इस सत्य को कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से बताया गया है, स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक शक्तियाँ ही उसे संसाधन बनाती हैं। गुणी मानव विकसित तकनीकी के आधार पर प्रतिरोधों पर नियंत्रण करता है। जो प्रतिरोध हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था, इसके अंदर बाढ़ है, भूकंप है, सूखा है, उन पर क्या है मनुष्य नियंत्रण करता है और तटस्थ पदार्थों को उपयोगी संसाधनों में बदलता है। जैसे हमने पहले हमारे अन्य वीडियो में एग्जाम्पल सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हैं कि कोयला किसी देश में जब तक उसका उपयोग नहीं जानते थे तो वो क्या है उदासीन तत्व है, तटस्थ पदार्थ था, तो उनको भी मनुष्य धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के माध्यम से संसाधनों में क्या है कन्वर्ट कर देता है, तो वो उनको क्या है उपयोगी बना देता है। आगे देखिए, इसको देखिए, हम डायग्राम को भी देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स जो हम पढ़ रहे हैं कि मनुष्य है, हमारी प्रकृति है और संस्कृति है, तीनों का क्या है अंतक्रिया होती है आपस में। यानी मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, सामर्थ्य, जो उसकी जो कला विज्ञान है, उसके माध्यम से मनुष्य क्या करता है प्राकृतिक संसाधनों को यूज करके तटस्थ पदार्थ या जो उदासीन तत्व हों उनको भी क्या मनुष्य अपनी तकनीकी के माध्यम से, जो नेचर की चीज़ें हैं उनको भी अपनी तकनीकी के माध्यम से उन अवरोधों को, तटस्थ पदार्थों को भी संसाधनों के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यानी अंतक्रिया होती है प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति की। इसी को क्या है डायग्राम में जिमरमैन जी ने समझाया है। इसको बिल्कुल साफ चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि एक तरफ मनुष्य, संस्कृति और प्रकृति, तीनों की अंतक्रियाएँ दिखाई गई हैं कि मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर, कला विज्ञान के बल पर अपनी संस्कृति का निर्माण करता है और मनुष्य की जो एक तरह से बुद्धिमत्ता है, उसकी कला कौशल है, उसके जो उपकरण हैं, उनके माध्यम से
मनुष्य जो उदासीन तत्व हैं, जो तटस्थ जो पदार्थ हैं, जो प्रतिरोध हैं, उन पर काबू पाकर अपनी संस्कृति का निर्माण करता है। तो इन तीनों की अंतक्रिया इसमें डायग्राम में दिखाई गई है। आगे देखिए, हम इसको पढ़ रहे हैं। आप देखिए कि मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक शक्तियाँ कि उससे क्या संसाधन बनाती हैं। गुणी मानव विकसित तकनीकी के आधार पर ही प्रतिरोधों पर नियंत्रण पाता है और तटस्थ पदार्थों को उपयोगी संसाधनों में बदल देता है। खनिज उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं। देखिए हमारा इसमें ये इसको दोबारा कर देते हैं थोड़ा सा, कि मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक शक्तियाँ उसे संसाधन बनाती हैं। गुणी मानव विकसित तकनीकी के आधार पर ही प्रतिरोधों पर नियंत्रण करता है और तटस्थ पदार्थों को उपयोगी संसाधनों में बदलता है। हमने डायग्राम इसको देख लिया है। अब आगे देखिए, सेकंड पॉइंट, भूमि इसलिए संसाधन है क्योंकि इसका उपयोग कृषि सहित सभी आर्थिक क्रियाओं और निवास के लिए किया जाता है। जल भी एक संसाधन है क्योंकि इसका प्रयोग पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने, सिंचाई उद्योगों में जल परिवहन में लिया जाता है। वनों से हमें न केवल लकड़ी एवं अन्य बहुत से प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, बल्कि वन पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वन और खनिज भी क्या है, संसाधन है। यानी वन और जो हमारे खनिज हैं, इनको हम अलग अलग प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या है, महत्वपूर्ण संसाधन है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, ज्वारीय शक्ति और परमाणु शक्ति इत्यादि को संसाधन होने का दर्जा इसलिए प्राप्त है क्योंकि ये हमें मशीनों और कारखानों को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, तब इनको संसाधनों का दर्जा मिलता है। किसी भी देश में संसाधनों का विकास एवं उनका दोहन एक समय विशेष पर उपलब्ध विकास के अनुरूप होता है। संस्कृति में वृहत रूप से मानवीय ज्ञान आता है। दक्षताएँ, औजार, यंत्र, संचार व परिवहन के साधन, आर्थिक प्रणालियाँ एवं शासन व्यवस्था आदि को शामिल किया जाता है। संस्कृति शब्द अपने आप में बहुत विस्तृत शब्द है, बहुत वृहत शब्द है। इस आधार पर मानव संस्कृति भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। दुनिया के सभी भागों में मनुष्य, प्रकृति और संस्कृति की अंतक्रिया का एक जैसा नहीं है। उनका जो रूप है, इसके दो कारण हैं। जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग जो सांस्कृतिक जो रीजन है, कल्चरल जो रीजन है दुनिया में, जो दिखाई देते हैं कि कहीं पर एक तरह से विकसित संस्कृति दिखाई देती है, कहीं विकसित संस्कृति है, कहीं पर क्या है, पिछड़े हुए एक तरह से संस्कृति है। यानी इनका भी एक तरह से लेवल है कि एक तरह से बहुत विकसित समाज हैं दुनिया के सामने, मध्यम वर्ग के समाज हैं, एक तरह से विकासशील समाज हैं, या निम्न क्षत्रिय या पिछड़े हुए समाज हैं। तो उनकी क्या है, संस्कृति है जो अलग अलग क्या है दुनिया में दिखाई देती है। पृथ्वी पर यानी जो मनुष्य, प्रकृति, जो संस्कृति की अंतक्रिया का जो रूप है वो एक जैसा नहीं है। इसके कारण है दो, कि पृथ्वी पर प्राकृतिक पदार्थों जैसे जल, मृदा, खनिज, वनस्पति, वन्य एवं वन्य प्राणियों इत्यादि का वितरण बहुत असमान है। मनुष्य की भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं में भारी भिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसके फलस्वरूप कहीं कहीं कारगर टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हो पाती। यदि किसी देश में टेक्नोलॉजी विकसित नहीं भी हो पाती तो यह जरूरी नहीं कि वहाँ संसाधन निर्माण की प्रक्रिया ठप हो जाएगी। आज के इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के दौर में टेक्नोलॉजी का विकसित देशों से आयात किया जा सकता है। ये बात सही है कि हम किसी भी देश की कोई भी मशीन को क्या है, हम इंपोर्ट कर देते हैं, आयात कर देते हैं, या किसी दूसरे देश को हम क्या है उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं। यानी दुनिया के अलग अलग इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में दुनिया के अलग अलग भागों के अंदर जो तकनीकी ज्ञान है, जो मशीनी औजार हैं, उपकरण हैं, उनका क्या है, आयात निर्यात क्या है होता रहता है, जिसके कारण देशों के अंदर जो एक तरह से डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, आर्थिक का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। यानी इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के दौर में टेक्नोलॉजी का विकसित देशों से आयात किया जा सकता है, परंतु उसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। हमें क्या है, पूंजी चाहिए उसके लिए। संसार के बहुत से देश इसलिए पिछड़े हुए नहीं हैं कि उनके पास संसाधनों की कमी है, बल्कि इसलिए पिछड़े हुए हैं कि विकसित देशों की बात ही उनके पास पर्याप्त पूंजी और टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी है और पूंजी है तो हम क्या है, चीज़ों का आयात कर सकते हैं, दूसरे देशों से मंगवा सकते हैं
और इकोनॉमिक क्या है, इस ग्लोबलाइजेशन के दौर के अंदर हम अपने कंट्री का, अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं।